तो हम लोग इकोलॉजी और इकोसिस्टम में पिछली क्लास में पढ़ लिए थे कि पिरामिड क्या होता है, पारिस्थितिकी पिरामिड। तो इकोसिस्टम में कुछ और पॉइंट्स बचे हुए हैं, आज इस क्लास में उसको ख़त्म कर लेंगे, फिर कल से जैव विविधता पे बात करेंगे। तो इसमें जो बचा हुआ है एक महत्वपूर्ण बिंदु है जैव भू रासायनिक चक्र। जैव भू रासायनिक चक्र, इंग्लिश में कहते हैं बायो जियो केमिकल साइकिल। तो सबसे पहले समझेंगे कि यह है क्या, फिर ये दो तरीके का होता है और उन दो तरीके में कई चक्र हैं, जैसे वाटर साइकिल है, कार्बन साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल है, फास्फोरस साइकिल है, सल्फर साइकिल है। इनमें से 2-3 पढ़ेंगे जो महत्वपूर्ण है। तो पहले तो जैव भू रासायनिक चक्र क्या है, पहले तो इसके शब्दों को डिकोड करते हैं। बायो, जैव, जैव मतलब है जीवित चीजें, है ना, जिनमें जीवन है ना, जो जैविक तत्व बताए हैं ना, जैविक और अजैविक तत्व। तो जैविक में जैसे पेड़ पौधे जीव जंतु। भू मतलब पृथ्वी, भू मतलब पृथ्वी। रासायनिक मतलब कुछ रासायनिक क्रियाएं होंगी, है ना। और चक्र मतलब एक चक्र है। तो जैव भू रासायनिक चक्र वह चक्र है जिसमें पृथ्वी के सतह पर जो पारिस्थितिकी तंत्र के तत्व हैं, जिसमें कि जैविक तत्व, और भू मतलब पृथ्वी मतलब है अजैविक तत्व, अजैविक तत्व। जैव मतलब जैविक तत्व और भू मतलब अजैविक तत्व। तो जैव भू रासायनिक चक्र एक ऐसा चक्र है, एक ऐसा साइकिल है ना। चक्र मतलब क्या होता है, सर्किल होता है जिसमें जो चक्र प्रक्रिया बार बार चलती रहती है, ठीक है ना। जैसे आप रोज सुबह उठते हैं और रोज शाम को सोते हैं, जब नहीं उठ पाते तो मृत हो जाते हैं और वो चक्र समाप्त हो जाता है। सूर्य उगता है फिर डूबता है, एक चक्र चलता रहता है। तो जैव भू रासायनिक चक्र एक ऐसा चक्र है पारिस्थितिकी तंत्र में जिसमें जैविक तत्व और अजैविक तत्वों के बीच में क्या होता है, पदार्थों का विनिमय होता है। जैविक तत्व हम लोग हैं, हमको अजैविक तत्वों से बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं और हम बदले में उस जो तत्व प्राप्त करते हैं उसको फिर वातावरण में क्या करते हैं, वापस भी करते हैं। जैसे हम सब्जी खाते हैं, पेड़ पौधों को खाते हैं, है ना, तो उनसे हमको ऊर्जा मिलती है, ठीक है। फिर हम तो पेड़ पौधे जो बने हुए हैं वो मान लीजिए कार्बन से बने हुए हैं। हर एक जीवित वस्तु में कार्बन होता है, बिना कार्बन के कोई वस्तु जीवित नहीं है, ठीक है। तो हर जीवित वस्तु में कार्बन है। तो पेड़ पौधों को खाया तो हमने कार्बन को खाया, प्रोटीन खा रहे हैं तो कार्बन खा रहे हैं, वसा खा रहे हैं तो कार्बन है ना, कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं कार्बन है ना, कार्बन उसमें मिला हुआ है, कार्बन का तत्व। तो हमने उसको खाया और श्वसन की क्रिया में हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते हैं। तो एक तरफ हमने कार्बन को लिया और दूसरे तरफ कार्बन को क्या किया, छोड़ दिया। तो ये जो आदान प्रदान चल रहा है ना, यही एक चक्र के रूप में कार्य करता है, उसी को कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। तो जैव भू रासायनिक चक्र पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत एक चक्र है जिसमें जैविक और अजैविक जीवों के बीच में तत्वों का आदान प्रदान होता रहता है, जिससे कि पारिस्थितिकी तंत्र सुचारू रूप से कार्य करता रहे और जीवों का जीवन भी सुचारू रूप से क्या हो, चलता रहे। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो ये हो गया जैव भू रासायनिक चक्र। अब इसको दो भागों में बांट के देखते हैं, एक है गैसीय चक्र और एक है अवसादी चक्र। तो इसके ये जो चक्र है जैव भू रासायनिक चक्र का, यह दो भागों में बटा हुआ है। एक है गैसीय चक्र, गैसीय चक्र, और दूसरा क्या है, अवसादी चक्र। इंग्लिश में कहते हैं गैसियस साइकिल और इसको कहते हैं सेडिमेंट्री साइकिल। गैसियस चक्र में जल चक्र, जल चक्र ये छोटी कक्षाओं में पढ़े होंगे आप लोग, कार्बन चक्र,
नाइट्रोजन चक्र, ठीक है, ये आता है। अवसादी चक्र में क्या आता है? फास्फोरस चक्र, फास्फोरस चक्र, और आता है एक सल्फर चक्र, सल्फर। फास्फोरस का जो संकेत है P है, सल्फर का S है, कार्बन का C है, नाइट्रोजन का N2 है। ठीक, तो गैसीय और अवसादी में क्या अंतर है? गैसीय चक्र जो है वो गैसों के रूप में है, जो इसमें तत्व है वो गैस है। जैसे जल चक्र है तो जल, जो भी जल का जो पदार्थ है ना, H2O जो है, वो वायुमंडल में भी आपको मिलता है, आर्द्रता के रूप में वायुमंडल में मिलता है। तो जो गैसीय चक्र है ये वायुमंडल से संबंधित है। गैसीय चक्र किससे संबंधित है? वायुमंडल से। और ये जो अवसादी चक्र है ये चट्टानों से संबंधित है, ठीक है ना। तो ये वायुमंडल में, जैसे जल चक्र है तो वायुमंडल में जल चक्र चलता है, कार्बन वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में है, नाइट्रोजन भी वायुमंडल में है। इधर फास्फोरस जो है ये चट्टानों में मिलेगा, ये गैस नहीं है। फास्फोरस, फास्फोरस का गैस है नहीं, यह चट्टानों में मिलता है। सल्फर गैस है लेकिन इसका ज़्यादातर हिस्सा चट्टानों के रूप में ही है, गैस के रूप में यह बहुत कम है। तो ये है चक्र गैसीय और अवसादी जिसमें ये है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे जल चक्र, कार्बन चक्र और इधर सल्फर चक्र, 3 चक्र पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जल चक्र पे बात करते हैं, है ना। तो जल चक्र, वाटर साइकिल। तो जल चक्र में क्या होगा? जल आपको पता है पृथ्वी पर विभिन्न रूपों में, विभिन्न अवस्थाओं में पाया जाता है, ठीक है, और वह विभिन्न अवस्थाओं से होके गुजरता भी रहता है। जैसे एक चित्र बनाऊंगा मैं, जल चक्र, वाटर साइकिल देख रहे हैं, गैसीय साइकिल में वाटर साइकिल। एक चक्र है जो समुद्री भाग है, फिर महाद्वीपीय क्षेत्र है, तो यहाँ भरा हुआ है जल, जिसको सागरीय जल कह देंगे, समुद्री क्षेत्र, है ना। ये क्या है? समुद्री क्षेत्र मान लेते हैं। ये स्थलीय भाग है ना, जहाँ पे छोटी सी झील है, पेड़ पौधे हैं बहुत सारे, घर बने हुए हैं लोगों के, है ना, उद्योग आदि स्थापित है, उद्योग स्थापित है जिसकी ये चिमनी है, यहाँ से धुआं आदि निकल रहा है। एक सड़क आदि है तो वाहन भी होंगे, है ना, वाहन है। तो ये एक छोटा सा चित्र है जिससे आप समझ सकते हैं कि चीजें हैं, है ना। तो छोटी सी झील है और जल के स्रोत होंगे, कुआं होगा, तालाब होगा, है ना, हाँ जो भी होगा। तो समुद्री क्षेत्र है और एक ऐसा है स्थलीय क्षेत्र है। आपको पता है कि जब तापमान पड़ता है पानी पर तो पानी गर्म होता है और किस रूप में बदलता है? वाष्प के रूप में बदलता है ना। उसको क्या कहते हैं? वाष्पीकरण होना, है ना। इस क्रिया को कहते हैं वाष्पीकरण, इवोपरेशन। स्पेलिंग में देख लेता हूं, इवापोरेशन होता है, इवापोरेशन, वाष्पीकरण। मतलब सूर्य की किरणें पड़ेंगी पानी पे, पानी क्या होगा? गर्म होगा, वाष्प में परिवर्तित होगा और ऊपर जाएगा। और जब वाष्प में परिवर्तित होकर ऊपर जाता है तो क्या होता है? धीरे धीरे जाता है तो ठंडा होता है ना। ठंडा होता है तो संघनित होता है, संघनित होता है तो बादल का निर्माण होता है। तो बादल का क्या होगा?
बादल का निर्माण होगा, कई सारे बादल बन जाएंगे और ये बादल क्या करते हैं, फिर बारिश करते हैं। तो एक तरफ यह पानी क्या जा रहा है, ऊपर जा रहा है और एक तरफ से क्या हो रहा है, नीचे की ओर आ रहा है ना। बारिश इधर भी होगी, यहाँ भी बारिश हो जाएगी, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, वर्षा। वर्षा के रूप में पानी नीचे आ गया, प्रीसिपिटेशन, है ना। तो एक तरफ इवोपरेशन हुआ, पानी ऊपर गया और फिर कहाँ आ गया, फिर यहाँ पे बारिश होगा तो यहाँ से बह के पानी फिर समुद्र में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक है। एक तो घटना ये हुई, तो ये चक्र बना कि नहीं बना। पानी जो है बादल में गया, बादल से फिर बारिश हुआ, फिर यहाँ आ गया, फिर ऐसे ये एक चक्र चलता रहेगा, ये हमेशा होता रहता है ना। फिर एक चक्र यहाँ पे चलेगा। जो पेड़ पौधे होते हैं ये अपने पत्तियों से क्या करते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन, इवोट्रांसपरेशन। यहाँ पे क्या था, इवोपरेशन। तो ये जो पत्तियां हैं इनकी यहाँ से क्या है, थोड़ा पानी जो है वाष्पीकृत होता है, जिसको कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन इंग्लिश में कहते हैं इवोट्रांसपरेशन, इवेपोट्रांसपरेशन, है ना, वाष्पोत्सर्जन। तो पौधे वाष्पोत्सर्जन कर रहे हैं, ठीक है। फिर ये जाएगा वाष्प के रूप में वायुमंडल में, फिर बादल बनेगा, फिर वापस आ जाएगा। और ये पानी कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं, ग्राउंड वाटर से। पेड़ पौधों की जड़ें जो है जमीन से पानी प्राप्त करते हैं ना, तो ये ग्राउंड वाटर नीचे है, ग्राउंड वाटर। जो बारिश का पानी है वो झीलों में इकट्ठा होता है, या झीलों से रिस रिस करके वो ग्राउंड वाटर में भी क्या होता है, इकट्ठा होता जाता है। फिर यही ग्राउंड वाटर का पानी हम निकालते हैं, पीते हैं, है ना, और अपनी जो दैनिक क्रियाएं हैं उनके माध्यम से उसको वायुमंडल में क्या करते हैं, उत्सर्जित कर देते हैं वेस्ट मटेरियल के रूप में। और फिर वही जो वेस्ट मटेरियल है वो वाष्पीकृत होके यही साइकिल हमेशा चलता रहता है, ठीक है। तो ये है जल चक्र, समझ में आ रही बात। तो ये जल चक्र का एक रूप है ना, मतलब जल विभिन्न रूपों में परिवर्तित होता रहता है और वो फिर उसी रूप में आता रहता है, ठीक है। तो ये जल चक्र हुआ। अगला चक्र जो है कार्बन चक्र है। मिटा दे इसको। तो जल चक्र अगर आया तो आप ऐसे चित्र द्वारा बना के समझा देंगे। अगला जो गैसियस साइकिल है वह है कार्बन चक्र। सेम यही रहेगा इसी तरह का, बस उसमें कार्बन का दिखाएंगे कि कार्बन जो है एक जगह से दूसरे जगह पे किस रूप में परिवर्तित हो रहा है। कार्बन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है जीवन के लिए, है ना। कार्बन चक्र, कार्बन एक ऐसा तत्व है जो अन्य तत्वों के साथ आसानी से जुड़ जाता है और इसने ऐसे ही जुड़ जुड़ के इतनी बड़ी श्रृंखला बना ली है कि कार्बनिक रसायन एक अलग ही ब्रांच है केमिस्ट्री में। एक तरफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जिसमें सारे तत्वों को पढ़ते हैं, एक तरफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जिसमें बस कार्बन और उससे मिल के बने हुए तत्वों को पढ़ते हैं। तो कार्बन एक बहुत बड़ा मतलब बहुत महत्वपूर्ण तत्व है और इसके पास एक ऐसी क्वालिटी है जिससे वो बहुत सारे तत्वों को जोड़ता रहता है ना। तो वो हमको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कार्बन आजकल जो वैज्ञानिक हैं, अगर किसी भी जैसे मंगल ग्रह है, मंगल पे एक मिशन भेजा गया था नासा के द्वारा, अरे क्या नाम है उसका, क्यूरोसिटी, एक मिशन भेजा गया मंगल ग्रह पर और उसमें एक रोवर भेजा गया। रोवर क्या होता है, एक 4 या 6 पहिए की गाड़ी होती है। जैसे आप लोग बचपन में अगर गाड़ी खरीदे हो, एक खूब कांटेदार पहिए होते थे, मोटे मोटे, है ना। और जैसे आप लोग मान लीजिए थार जो गाड़ी है, थार देखे हैं, उसके जैसे पहिए होते हैं, वैसी एक गाड़ी होती है
जिसका ऑपरेशन पृथ्वी से ही होता है, पृथ्वी से मतलब रिमोट वाली गाड़ी समझ लीजिए, उसको मंगल ग्रह पे क्या किया गया, भेजा गया नासा के द्वारा। तो वो जब वहाँ गया तो उसको पता चला कि प्राचीन समय में मंगल ग्रह पर हो सकता है मीथेन गैस रही हो, मीथेन गैस। तो जो मीथेन गैस है उसका सूत्र है CH4, इसमें कार्बन है ना। तो अगर आपको कहीं भी कार्बन मिल जा रहा है, अगर किसी भी ग्रह पे, उपग्रह पे, मतलब कभी न कभी वहाँ पे जीवन रहा होगा। ठीक है, कार्बन का ये महत्व है। तो कार्बन चक्र कैसे कार्य करता है उसको देखते हैं। ये एक स्थलीय भाग है जहाँ पे पेड़ पौधे हैं, ठीक है, उद्योग स्थापित है जहाँ से बहुत सारा जो गैस है उत्सर्जित हो रहा है, वाहन है ना, वाहन से धुएं भी निकलते रहते हैं कई सारे। और क्या होगा, जानवर होंगे, मनुष्य होंगे, हम लोग भी हैं यहाँ पे, तो हम लोगों का पैर भी जमीन पे है ना, हाथ भी है, श्वसन की क्रिया कर रहे हैं। कुछ जानवर भी पाए जाएंगे, जानवर का चित्र तो मैं अच्छा बना नहीं सकता, 4 पैर होंगे जानवर के, एक पूंछ है, एक आँख है, एक मुंह है। नहीं, मैं चौकोर आकार का जानवर बनाया हूँ, है ना। और क्या होगा, यही सब होगा यहाँ, ठीक है। और सूर्य है, इसमें सूर्य की किरणें आ रही हैं। तो ये व्यक्ति है जो श्वसन की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है और ऑक्सीजन ले रहा है। ये जानवर जो है श्वसन की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है। ये जो पेड़ पौधा है यह कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर रहा है और ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, छोड़ रहा है। ये जो उद्योग है यहाँ से कार्बन और डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 उत्सर्जित हो रही है। ये वाहन से कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित हो रहा है। तो यहाँ पे कुछ जीव ऐसे हैं या कुछ जो संरचनाएं ऐसी हैं जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, उत्सर्जित हो रहा है, यहाँ से हो रहा है, यहाँ से उत्सर्जित हो रहा है, यहाँ से। और कुछ पेड़ पौधे, मुख्यतः पेड़ पौधे ही हैं, और क्या, कुछ पेड़ पौधे ही जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, अवशोषित कर रहे हैं और फिर ऑक्सीजन को उत्सर्जित कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक चक्र है जो कार्बन के बीच में है, कार्बन गैस कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में है। इसमें 2 तरीके का चक्र होता है कार्बन चक्र। एक होता है अल्पकालीन और एक होता है दीर्घकालीन। ये जो अभी हम आपको बताए हैं ये अल्पकालीन है, मतलब ये दिन कम ही समय में हो जाएगा। जैसे हम लोग दिन भर कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, है ना, तो ये धीरे धीरे क्रम ही समय में लगातार होता रहता है, मतलब कम समय में ही ये वाला चक्र जो अल्पकालीन है कार्बन चक्र का प्रकार, ये वाला ये अल्पकालीन का उदाहरण है जो अभी बताए हैं। तो ये कम ही समय में क्या होता रहता है, संपन्न होता रहता है। ठीक है, जैसे इसमें अल्पकालीन में क्या होगा, पेड़ पौधे हैं, ठीक है, तो पेड़ पौधों ने क्या किया कि कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित किया और ऑक्सीजन को उत्सर्जित किया। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित किया तो फिर क्या बनाया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किया, जिसमें वो जो बनाते हैं पदार्थ जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं,
तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, जल, सनलाइट, है ना, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये क्रिया करते हैं तो बनता है कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ जिसको आप ऊर्जा कहते हैं, और प्लस बनता है ऑक्सीजन। इस कार्बनिक पदार्थ में कार्बन होता है, प्रोटीन होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा। ये कार्बनिक पदार्थ मतलब प्रोटीन होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, ठीक है, वसा होगा, यही सब। जैसे जो मूंगफली है, मूंगफली होती है पौधा, इस ठंडियों में मज़ा आता है खाने में भूंजी हुई मूंगफली, है ना। बस में जब यात्रा करते हैं तो पूरी बस की जो फ्लोर है वो मूंगफली के छिलके से भर जाती है। जब निकलते हैं तो कर्र पर्र यही आवाज़ आती है ना। तो ऐसा नहीं करना है, गंदगी नहीं फैलानी है। मूंगफली खाइए, उसको अलग पॉलीथीन में रखिए और फिर फेंक दीजिए। तो मूंगफली जो है वह भी एक पौधा है ना, प्रकाश संश्लेषण करता है, उसमें वसा पाया जाता है। मूंगफली का तेल होता है ना, वसा। तो कार्बनिक पदार्थ मतलब क्या है? वसा है, मतलब प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट, वसा है, जिसमें क्या है? कार्बन है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं और उनका भोजन जो है वह कार्बनिक पदार्थ है और कार्बनिक पदार्थ में कार्बन पाया जाता है। अब इस पौधे को किसने खा लिया? मनुष्य ने खा लिया, जानवर ने खा लिया। तो इस पौधे को जब खा लिया तो ये जो कार्बनिक पदार्थ था अब किसको मिल गया? इस आदमी को मिल गया, इस जानवर को मिल गया। तो कार्बन अब पौधों से कहाँ चला गया? जीवों में चला गया, हमारे अंदर आ गया। फिर हम क्या होंगे? मर जाएंगे। तो हम जब मर जाएंगे तो क्या होगा? वो सूक्ष्म जीव जो अपघटित करते हैं, वो जो हमारे शरीर में जो हमको सुंदरता, बिल्कुल क्रीम वूम लगा के एकदम चमकाए रहते हैं, बाल वाल कटा के ये सुपरमैन लग रहे हैं, हीरो लग रहे हैं, एक दिन मरने के बाद क्या होगा? ये कुछ नहीं रहेगा। उसको वो छोटे छोटे जिनको देख के अभी घिन लगती है हम लोगों को, अरे ये क्या दिख गया मुझे, अब मैं कैसे खाना खाऊंगा, ये मुझे याद आ गया। तो जब आप मृत होंगे तो वही छोटे छोटे आके आपके शरीर को क्या करेंगे? अपघटित कर देंगे, है ना। तो वो जो अपघटित, ये हमारा जो ये स्किन है, ये किसका बना है? ये कार्बन का बना हुआ है। हमारा पूरा शरीर कार्बन का बना हुआ है, हम लोग कार्बन है ना। तो अगर किसी का नाम कार्बन पड़ जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। तो कार्बनिक पदार्थ को वो सूक्ष्म जीव बदल देंगे किसमें? अकार्बनिक पदार्थों में या सरल कार्बनिक पदार्थों में। तो जैसे प्रोटीन होगा, हमारे शरीर में फैट बढ़ता जाता है ना, तो मोटे हो रहे हैं, घी दूध कम खाना है, एक्सरसाइज करना है, तो उससे क्या होता है? फैट जो है जब इकट्ठा होता जाता है तो फैट जो है उसमें कार्बन है। तो जब हम मृत होते हैं तो सूक्ष्म जीव उस फैट को उसके अलग अलग तत्वों में तोड़ देते हैं, जिससे अब वो फैट नहीं रह जाता। तो क्या हुआ? कार्बन पहले पौधों में था, फिर जीवों में गया, फिर जीवों जब मर गया जीव तो उसको अपघटकों ने समाप्त करके वायुमंडल में फिर से छोड़ दिया। अब वो फिर वायुमंडल से किसी पौधे में जाएगा, फिर पौधे से किसी शाकाहारी जीव में जाएगा, फिर मांसाहारी में। तो चक्र समझ में आ रहा है आप लोगों को कि नहीं? पहले पौधे में था, पौधे के पास गया कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड गया पौधे में, फिर यहाँ से कार्बनिक पदार्थ जो है वो किस में गया? शाकाहारी जीव में। शाकाहारी को खा लिया मांसाहारी, मांसाहारी में चला गया। फिर मांसाहारी जब मृत हुआ तो इसको जो अपघटक थे, अपघटकों ने इस कार्बन को, जो यहाँ से कार्बनिक पदार्थ था, उसको कार्बन के रूप में या कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वायुमंडल में क्या किया? छोड़ दिया। अब ये वायुमंडल से फिर किसी पौधे में जाएगा, है ना, फिर उस पौधे को शाकाहारी खा। ये एक चक्र चल रहा है कि नहीं? ये अल्पकालीन चक्र है जो कि 10-20 साल में, 50 साल में, 100 साल में संपन्न हो जाता है ना। मान लीजिए 60 साल आप जी रहे हैं तो 60 साल तक कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, फिर एक बार मृत हो जाएंगे, फिर क्या होगा? वो कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में चला जाएगा। एक चक्र होता है दीर्घकालीन। दीर्घकालीन जो हजारों सालों में, 50,000, 100, 1 करोड़ साल में संपन्न होता है। उसमें क्या होता है कि ये जो पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, ये क्या होते हैं? पृथ्वी के नीचे दब जाते हैं किसी कारण से।
अभी मान लीजिए यहाँ पे अभी तत्काल रूप में इतना भयंकर भूकंप आए कि हम लोग क्या हो जाए, दब जाए, तो ये सब वीडियो जो है बन रहा है सब नीचे चला जाए। अब हम लोग दब गए हैं इस बिल्डिंग के नीचे, बचेंगे तो है नहीं, बचने की कोई संभावना नहीं है, समाधि बन जाएगी हम लोगों की। तो हम लोग जब आज से जब निकलेंगे तब न जला दिया जाएगा। 100-200 किलोमीटर नीचे धंस गए मान लीजिए, तो कौन निकालेगा? कहेंगे जाने दो अब इनको, चले गए। अब तो क्या होगा, तो समझिए फिर क्या होगा कि जब 2000-10,000 साल बीतेगा तो हम लोग दबे हुए हैं, पेड़ पौधे दबे हुए हैं, तो जो सूक्ष्म जीव हैं वहाँ नीचे गहराई में तापमान और दाब का प्रभाव परिवर्तित होता है। तापमान गहराई में जाने पे बढ़ता है, प्रेशर भी बढ़ता है, उसके कारण जो सेल्स हैं जो हमारे बॉडी के वो परिवर्तित होते हैं एक रूप से दूसरे रूप में। तो जब 1000, 2000, 10,000 साल बीतेगा तो हम लोग किस में बदल जाएंगे? कार्बन में बदल जाएंगे। जो शरीर है हमारा किस में बदलेगा? कार्बन में। और भी बदलता जाएगा तो हम लोग कोयला बन जाएंगे। तो कोयला ऐसे ही बना है ना? कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया। सोना नहीं बन पाएंगे हम लोग, सोना बाबू नहीं बन पाएंगे हम लोग, केवल कोयला पेट्रोलियम बनेंगे। सोना बाबू केवल अभी तक बन सकते हैं आप लोग किसी के, है ना? गोल्ड वाला ही सोना बाबू होते हैं। सोना जो होते हैं उसको सोना क्यों कहते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि सोने की तरह है, तो वो सोना है, वो उनके बाबू हैं। तो जिनके होंगे वही सोना बाबू बनेंगे, जमीन के भीतर भी जाके। सोना ऐसे नहीं बनेगा, है ना? सोना क्या है? तत्व है ना? वो चट्टानों में पाया जाता है, तो वो नहीं है। तो इस तरीके से दीर्घकालीन प्रक्रिया है ना? तो ये कार्बन चक्र क्या हुआ? संपन्न हुआ। ठीक है, क्लास तो होगी नहीं आप लोगों की, नहीं है ना? है तुम्हारी, तुम जाओ, बाकी लोग बैठे रहेंगे। अगला चक्र पढ़ेंगे। तो ये कार्बन चक्र समझ में आ गया, अल्पकालीन और दीर्घकालीन चक्र। ठीक है, अब एक चक्र और बता दे रहा हूं आप लोगों को, सल्फर चक्र। सल्फर जो है ये ज्यादातर कहाँ मिलता है? चट्टानों में मिलता है ना? जो चट्टानें हैं उसमें बहुत सारे खनिज मिलती हैं, उन्हीं में क्या मिलता है? सल्फर भी मिलता है। सल्फर चक्र, सल्फर साइकिल, एक ऐसा कौन से चक्र में है? अवसादी में। इसके पहले दो जो पढ़े हैं वो कैसे हैं? गैसियस हैं। ये कैसा है? अवसादी है। सल्फर जो है, जो जीवित पदार्थ होते हैं, जो जीवित पदार्थ जैसे हम लोग हैं, हमारे अंदर एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं जो मिल के क्या बनाते हैं? एमिनो एसिड्स मिल के क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है ना? एमिनो एसिड्स मिल के क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। तो जो एमिनो एसिड्स होते हैं उसमें सल्फर भी क्या होता है? पाया जाता है। ठीक है ना? सल्फर पाया जाएगा। तो जीवित जीवों में एमिनो अम्ल पाया जाता है जिसमें क्या होता है? सल्फर होता है। सल्फर का स्रोत बता रहे हैं, कहाँ कहाँ सल्फर मिलता है पहले, तब न चक्र होगा। और सल्फर कहाँ पाया जाएगा? मिट्टी में पाया जाता है, चट्टानों में पाया जाता है, वहाँ सल्फर पाया जाता है। ठीक है, और कहाँ से सल्फर मिलेगा? जो ज्वालामुखी की क्रिया होती है उससे विभिन्न गैसें निकलती हैं। तो ऐसे भी बताए थे ना, ज्वालामुखी क्रिया, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा, सल्फर निकलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगा, है ना? तो ये सब गैसें मतलब ज्वालामुखी क्रिया से भी सल्फर। तो सल्फर का जो स्रोत है वो क्या क्या है? एक तो अमीनो अम्ल है, अमीनो अम्ल, दूसरा ज्वालामुखी की क्रिया से, तीसरा
चट्टानों में। चौथा, जो वाहन आदि का प्रयोग करते हैं हम लोग, वाहन, है ना, वाहनों से भी सल्फर निकलता है। और वायुमंडल में भी सल्फर पाया जाता है ना, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सब के रूप में सल्फर क्या है, मिलता है हमको। अब इसका चक्र कैसे होता है? तो जो स्थलीय और जो जलीय पारिस्थितिक तंत्र है, स्थल में जो जीव हैं और जल में जीव हैं, तो चट्टानों से कैसे अलग होता है सल्फर? चट्टानों के जो अपर्दन और अपक्षय की क्रिया है उससे क्या होता है, सल्फर अलग होता है और वह घुल के पानी में मिल जाता है, जिससे पेड़ पौधों में मिल जाता है। और एक बार अगर पेड़ पौधों को मिल गया तो फिर हमको मिल जाएगा, शाकाहारी जीवों को मिल जाएगा, मांसाहारी को मिल जाएगा, सर्वाहारी को मिल जाएगा। तो बात समझ रहे हैं कि नहीं? अगर कोई चट्टान है, ठीक है, इसमें सल्फर है, तो इसका जब अपक्षय और अपर्दन होगा तो सल्फर क्या होगा, निकल के, अगर जलीय क्षेत्र है या बारिश हो रही है यहाँ पे, तो इससे ये जल में चला जाएगा, सल्फर पानी में मिल जाएगा। पानी में मिल गया एक बार तो ये पौधों को प्राप्त होगा, है ना, पौधों के पास सल्फर पहुँच जाएगा, फिर पौधों से शाकाहारी को मिल जाएगा, फिर मांसाहारी को मिलेगा, फिर सर्वाहारी को मिलेगा, और जब यह सर्वाहारी मर जाएगा तो फिर मिट्टी में पहुंच जाएगा सल्फर, फिर मिट्टी में पहुंच गया तो मिट्टी से फिर पानी में पहुंच गया, फिर यह चक्र चलता रहेगा। ठीक है। दूसरा और क्या होता है सल्फर के साथ? सल्फर की कुछ मात्रा जो है वो वायुमंडल में भी मिलती है ना। तो जो वायुमंडल में एक गैस पाई जाती है हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S। क्या पाई जाती है? हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S। इसकी क्रिया जब होती है ऑक्सीजन से, इसकी जब क्रिया होती है किससे? ऑक्सीजन से, तो ये बनता है हाइड्रोजन प्लस SO2। हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है। अब जब ये सल्फर डाइऑक्साइड बन गया, अब इसके बाद क्या होगा, यह जो सल्फर डाइऑक्साइड है यह जब जल के साथ क्रिया करता है, वायुमंडल में ही क्रिया हो रही है, हाइड्रोजन सल्फाइड थी, वायुमंडल में ऑक्सीजन उपस्थित है, ऑक्सीजन से क्रिया करेगी तो हाइड्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा। यह सल्फर डाइऑक्साइड फिर जब जल से क्रिया करती है, क्योंकि वायुमंडल में जल वाष्प भी तो उपस्थित है, जल उपस्थित है ना वायुमंडल में, जल वाष्प के रूप में, अभी वाटर चक्र बताए थे। तो ये जब क्रिया करता है तो बनता है क्या? H2SO4। क्या? H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, है ना। ये इसको क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। यह सल्फ्यूरिक अम्ल जब बारिश के साथ जमीन पर आता है तो इसी को कहते हैं अम्लीय वर्षा। क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा। तो ये एक चक्र है। हाइड्रोजन सल्फाइड, मान लीजिए ज्वालामुखी की क्रिया द्वारा हाइड्रोजन सल्फाइड वायुमंडल में गया, वायुमंडल में ऑक्सीजन से क्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड बना, सल्फर डाइऑक्साइड वायुमंडल में ही जल से क्रिया करके H2SO4 बना, H2SO4 से अम्लीय वर्षा हुई, कहाँ गया? जमीन में आ गया। अब जमीन से फिर कहाँ जाएगा? पेड़ पौधों को मिलेगा, जलीय जीव प्राप्त करेंगे, फिर ये क्या होगा? शाकाहारी को मिलेगा, मांसाहारी को, सर्वाहारी को, फिर किसी न किसी रूप में वायुमंडल में पहुंच जाएगा और ये चक्र क्या होगा? चलता रहेगा। तो ये सल्फर चक्र है जो इस तरह से चलता रहता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं? दो तीन छोटे छोटे और हैं, उसको बता दे रहा हूं मैं, 5 मिनट और लगेगा। ये हो गया, जिससे यह समाप्त हो जाए आज।
अब दो शब्द हैं, एक है जैव आवर्धन और एक है जैव संचयन। बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैव संचयन, संचयन एंड जैव आवर्धन, आवर्धन इसको कहते हैं बायो एक्यूमुलेशन, बायो एक्यूमुलेशन, और इसको कहते हैं बायो मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन क्या होता है? जैसे पेड़ पौधे हैं, है ना, आप उनकी जड़ों में खूब सारा खाद डीएपी यूरिया डालते रहते हैं, डीएपी यूरिया, है ना। मान लीजिए आप गेहूं उपजा रहे हैं, चावल उपजा रहे हैं, तो उसमें ये सब खाद डालते रहते हैं, है ना। और इनमें कुछ कीटनाशक भी डालते रहते हैं, डालते हैं कि नहीं, जिससे कीड़े इनको नष्ट ना करें। तो क्या होता है कि ये डीएपी यूरिया कीटनाशक ये जो है आप जब इन पौधों में डाल रहे हैं, तो जब समय के साथ क्या होता है, पौधा बढ़ेगा, है ना। तो धीरे धीरे इनमें कुछ तत्व इस पौधे के अंदर भी इनके तत्व क्या होते हैं, पहुंचते रहते हैं, ठीक है ना। और वो धीरे धीरे इकट्ठा होता रहता है ना। तो वो जो क्रिया है उसी को कहते हैं बायो एक्यूमुलेशन। बायो एक्यूमुलेशन का मतलब है कि कोई भी ऐसा पदार्थ जो नुकसानदेह है, प्रदूषित पदार्थ है, वह किसी जीवित जीव में धीरे धीरे क्या होता रहता है, इकट्ठा होता रहता है। उसकी मात्रा धीरे धीरे क्या होती रहती है, बढ़ती रहती है। उसी को कहते हैं बायो एक्यूमुलेशन, है ना। इसमें जो पदार्थ है, जो प्रदूषित पदार्थ है ना, जो हानिकारक पदार्थ है, वो क्या होना चाहिए, वसा में घुलनशील होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वसा में घुलनशील होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप लोग खूब साबुन तेल लगाते हैं, पाउडर लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं, स्प्रे मारते हैं, उनमें कुछ नैनो पार्टिकल्स होते हैं। अब आप लोग क्या करते हैं, लगाए साबुन मतलब क्रीम लगाए, पाउडर लगाए, फिर उसको मुंह धो लिया, नहा लिया, तो क्या हुआ, सब छूट के पानी में मिल गया। पानी में मिल गया तो वो बह के कहीं चला गया, अंततः वो समुद्र में पहुंचता है, या आसपास मान लीजिए कोई आपके तालाब है उसमें पहुंच जाएगा। उस तालाब में कोई मछली है, वो पानी पहुंच गया तो वो पिएगी तो है ही पानी। वो पानी जब पीती है तो उसके अंदर वो नैनो पार्टिकल जो है, छोटे छोटे जो तत्व हैं, वो पहुंच जाते हैं उसके शरीर में। अब उसके शरीर में पहुंच गया, आप उसी मछली को लाए और बढ़िया से खा रहे हैं चाव से, तो उसके जब शरीर में वो नैनो पार्टिकल्स पहुंचा हुआ है तो आपने खाया तो आपके भी शरीर में आ गया। अब वो मछली तालाब में है और रोज आप नहा रहे हैं, इतने 130 करोड़ की आबादी है तो रोज नहा रहे हैं, तो धीरे धीरे वो नैनो पार्टिकल इतना ज़्यादा हो जाता है कि एक मछली ही जो है, मान लीजिए एक मछली अगर है ये, तो इसके शरीर में बहुत ज़्यादा नैनो पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे, समय के साथ इकट्ठा होते रहेंगे। इसी को कहेंगे क्या, बायो एक्यूमुलेशन। मतलब उसके शरीर में वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है ना, बढ़ता जा रहा है। जैसे जो सिगरेट पीते हैं या कहते हैं गुटखा खाते हैं कैंसर होता है, तो सिगरेट पीने वाले का व्यक्ति क्या पहले दिन पीता है तो फेफड़ा खराब हो जाएगा? नहीं, वो रोज पीता है तो धीरे धीरे फेफड़ा खराब हो रहा है उसका। मतलब धीरे धीरे वो गैसें जाके उसके फेफड़े को नष्ट कर रही हैं, वहाँ पे टार जमा हो जाता है। टार मतलब जैसे देखते होंगे कभी न्यूज, मतलब टीवी में एक प्रचार आता है, इसके फेफड़े को निचोया तो एक इतना ml टार निकला है। टार मतलब कि कोयला जो है एकदम गाढ़ा गाढ़ा कोयला, जैसे शहद है वैसे ही काला गाढ़ा जो कोयला है उसको टार कहते हैं। तो इस मछली के शरीर में ये धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, इकट्ठा होता जा रहा है जो प्रदूषित पदार्थ था, नैनो पार्टिकल। अब इसको क्या कहेंगे, बायो एक्यूमुलेशन कहेंगे। जब एक ही जीव के शरीर में कुछ पदार्थ इकट्ठा होता जाए, एक ही जीव के, ठीक है। अब इस मछली को किसने खा लिया, मानव ने खा लिया, है ना, मानव ने खा लिया। अब ये एक मछली तो खाएगा नहीं,
और एक दिन तो मछली खाएगा नहीं, रोज खा रहा है मछली मान लीजिए, तो क्या होगा, जितने नैनो पार्टिकल हैं इसको मिलते जा रहे हैं। एक मछली खाया तो इसके मिले, दूसरा खाया तो दूसरे, मतलब ये रोज कर रहा है। मतलब इसके शरीर में और मात्रा इसकी क्या हो रही है, तेजी से बढ़ती जा रही, मैग्नीफाई हो रहा है। मतलब एक समय में बहुत ज्यादा मात्रा मिलती जा रही। मछली को तो कम से कम चलिए 100 दिन में इतनी मात्रा मिली, 100 दिन में इतनी मात्रा मिली, लेकिन इसने एक ही दिन में एक मछली खा ली तो एक ही दिन में ना इतना मिल गया, उसकी तुलना में कितना मिला, बहुत ज्यादा मिला। इसी को कहते हैं जैव आवर्धन। जैव आवर्धन में क्या होता है कि जो बायो एक्यूमुलेशन है, जिन जीवों में जैव संचयन हो रहा था, उनसे जब कोई पदार्थ ग्रहण करते हैं तो उसके कारण क्या होता है, आपके शरीर में या किसी जीव के शरीर में वो प्रदूषित पदार्थ की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और यह जो प्रदूषित पदार्थ है वो वसा में क्या होता है, घुलनशील होता है। अगर वसा में घुलनशील नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, वसा में घुलनशील होता है तो वसा में घुल के आपके शरीर में क्या होता है, वो फैल जाता है और उसको नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, जैसे एक उदाहरण के रूप में आपको बता दूं, जैसे एक दवा थी DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल, और क्या नाम है इसका, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। यह एक दवा थी जो यूज की जाती थी मच्छरों आदि को मारने के लिए। तो मच्छरों को मार दिया, ठीक है, मच्छर मर गए। मच्छर मर जाते हैं तो वो किसी न किसी रूप में मिट्टी में, वायुमंडल में मर जाते हैं, तो पहुंच जाते हैं। तो इससे क्या होता था कि इससे कुछ तत्व जो है वायुमंडल में फैल जाता था। अब एक जानवर होता है गिद्ध, जिसको आप लोग जानते होंगे, दिखता होगा इधर, लेकिन शहरों के गांव में और बहुत सारे गांव में गिद्ध नहीं दिखता है, इधर दिखता है गिद्ध। गांव में गिद्ध नहीं दिखेगा। गिद्ध बहुत बड़े बड़े होते थे, इतने बड़े बड़े हम देखे हैं, उड़ता हुआ देखे हैं। हाँ, गिद्ध उड़ता हुआ दिखेगा आपको, लेकिन गिद्ध बहुत बड़े बड़े रहते हैं, ठीक है, उड़ जाते हैं, उनके पास क्षमता है। तो DDT के कारण क्या होता था, जैसे हमने मच्छरों को मारा, मच्छर मर गए। अब ये क्या हुआ, DDT का कुछ पदार्थ वायुमंडल में, पानी में मिल गया। तो जो गिद्ध आदि होते हैं ये, या किसी जीव को आपने, जैसे मच्छर को तो खाएंगे नहीं क्योंकि मच्छर बहुत छोटा है, वो दिखेगा नहीं, लेकिन जैसे आप DDT का प्रयोग और किसी कीटनाशक को मारने में कर रहे हैं जो कि बड़ा है ना, या मान लीजिए सिंपल सा कि पैरासीटामॉल की दवाई जो है ना, पैरासीटामॉल की जो दवाई है, या जो उसको, पैरासीटामॉल नहीं, अरे क्या है, डाइक्लोफेनिक एक दवाई है जो कि दर्द के लिए प्रयोग होती है। जो हरी वाली आती है ना, लाल वाली दवाई, गोली, पत्ता हरा वाला, लाल वाला, गांव में बहुत यूज करते हैं। हरा वाला दर्द हो, एक ठे खा लीजिए, दर्द कर, ये जो है दर्द की दवाई है। डाइक्लोफेनिक जब पशुओं को दिया जा रहा था एक समय पर बहुत ज़्यादा, तो पशुओं को दर्द के लिए दिया जाता था। फिर पशु मान लीजिए मर गए कुछ सालों बाद, तो उसको गिद्ध खाते थे, तो ये डाइक्लोफेनिक गिद्ध के शरीर में पहुंच गया जब उसका मांस खाया, तो क्योंकि वो उसके शरीर में स्टोर था। तो जो गिद्ध हैं उनका जो अंडा है, उसका जो सेल होता है, अंडे का बाहरी सेल होता है ना, तो इस डाइक्लोफेनिक के कारण उनके अंडे का बाहरी जो सेल था बहुत पतला होने लगा। तो जो बच्चे थे वो समय के पूर्व ही अंडे फूट जाते थे। अंडे एक विशेष समय तक रहने के बाद फूटते हैं, तब ना जीव निकलता है। अगर मुर्गी का अंडा पहले ही फोड़ देंगे, ऑमलेट बना लेंगे, तो उससे जीव तो निकलेगा नहीं। तो उसको एक समय तक रहने दिया जाता है, तब ना अंडा बच्चा निकलता है। तो उनका जो सेल था अगर वो पतला हो गया, उसके कारण वो अंडे पहले ही फूट जाते थे, जिससे गिद्धों की जनसंख्या बहुत कम होती गई और गिद्ध लुप्त होते जा रहे हैं। इसीलिए पशुओं के लिए डाइक्लोफेनिक दवा का बैन कर दिया गया है। ये DDT भी बैन कर दिया गया है ना। तो इस तरह से जैव आवर्धन, जैव संचयन हुआ। एक और शब्द है इसमें, कीस्टोन प्रजाति। पारिस्थितिकी तंत्र में कुछ प्रजातियां हैं जिनको कहते हैं कीस्टोन प्रजाति। कीस्टोन प्रजाति का सिंपल सा मतलब है
कि यह उस पारिस्थितिक तंत्र में इतनी महत्वपूर्ण प्रजाति है कि अगर यह नष्ट हो जाए या समाप्त हो जाए तो पारिस्थितिकी असंतुलन उत्पन्न होगा। उदाहरण के रूप में जो शेर है, शेर जो होता है या बाघ होता है, वो पारिस्थितिक तंत्र में कीस्टोन प्रजाति होता है। क्यों? क्योंकि वह शाकाहारी जीवों के ऊपर नियंत्रण रखता है। अगर शाकाहारी जीवों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी तो वो पूरे पृथ्वी के घास को खा जाएंगे। जब पूरे पृथ्वी की घास समाप्त हो जाएगी तो भूमि जो है वो अनुपजाऊ हो जाएगी, वो बंजर हो जाएगी। तो जो शेर है वो बकरी आदि को खा खा के उनका बैलेंस बनाया रहता है। ठीक है, एक शब्द और है, ये कीस्टोन हो गया। इसके अलावा एक है इकोटोन। इकोटोन, इकोटोन जो होता है वो दो पारिस्थितिकी तंत्र के बीच का स्थान होता है, संक्रमण स्थान कहते हैं इसको। जैसे मान लीजिए एक पारिस्थितिक तंत्र है, यह स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र, ये है जलीय पारिस्थितिक तंत्र। एक हिस्सा ऐसा होता है जहां पे ये स्थलीय और जलीय दोनों पाए जाते हैं। जैसे हम आपको बताए हैं मैंग्रोव क्षेत्र, एस्चुरी क्षेत्र, पढ़ाए हैं ना ये। तो मैंग्रोव एस्चुरी कहाँ पाए जाते हैं? कुछ भाग स्थलीय रहता है, कुछ भाग जलीय रहता है। तो इसको कहते हैं इकोटोन। दो पारिस्थितिक तंत्र जहां पे मिलते हैं तो वो संक्रमण का जो क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं? इकोटोन कहते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसी प्रजातियां मिलती हैं जो कि ना तो इस पारिस्थितिक तंत्र में मिलेंगी ना इसमें मिलेंगी, केवल यहाँ मिलेंगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों के मिक्स पे है। इसीलिए देखिए मैंग्रोव पाया जाता है जहाँ पे ये दोनों स्थलीय और जलीय पारिस्थितिक तंत्र मिलता है। एस्चुरी जहाँ पे हम आपको बताए हैं क्या, वेटलैंड्स मिलते हैं, आर्द्रभूमियाँ, यहाँ पे ऐसे पौधे मिलेंगे जो अन्य जगह पर नहीं मिलेंगे। तो ये इकोटोन है। ठीक है, तो इस तरीके से पारिस्थितिकी तंत्र वाला खत्म हुआ। कल जैव विविधता बात करेंगे जो कि दूसरी यूनिट है।